नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु गुप्ता जी। ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं और यूपी के मामलों में, यूपी की पॉलिसी के मामलों के खास जानकार हैं। शांतनु जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार अभिनव भाई। नमस्कार शांतनु जी, आपने अभी रिसेंटली कहा था कि यूपी में जितने मेडिकल कॉलेजेस योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बने हैं उतना तो पिछले 70 सालों में भी नहीं बने थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने कॉलेज बने हैं, क्योंकि आरोप लगता है कि ये कॉलेज सिर्फ घोषणा है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, ये बने नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताइए। अभिनव जी, हर बार की तरह मैं फिर कुछ स्लाइड्स लेके आया हूँ, कुछ डेटा लेके आया हूँ। तो क्योंकि मैंने देखा है आपका जो दर्शक है आपके चैनल का, वो काफी अवेयर दर्शक है, तो उसको आनंद आता है ऐसी चीजें देखने में। तो ये आपको स्लाइड दिख पा रही है अभिनव भाई? हाँ, तो मैंने जो अपना लेख भी लिखा था अभी, एक आर्टिकल लिखा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज मिशन। तो वो क्या है वो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, 2017 में योगी जी आते हैं और उसके पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उसमें केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे और इनमें से 3-4 तो लखनऊ में भी, ये भी 15 जिलों में नहीं फैले हुए थे। तो केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे। 70 साल से जो सरकार थी, सरकारें थी, जिसमें कांग्रेस की सरकारें रहीं, सपा की सरकारें रहीं, बसपा की सरकारें रहीं, केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे। अब क्या हुआ है, ये कंपैरिजन है 5 साल के अभी के काम का, मतलब 5 साल जो हो जाएंगे, और 70 साल का। तो 15 मेडिकल कॉलेज बने कांग्रेस के लंबे 1990 से पहले। तो टेक्निकली कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी हर प्रदेश में। उसके बाद मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे। केवल 15 मेडिकल कॉलेजेस रनिंग थे और योगी आदित्यनाथ ने करीब 30 वर्किंग मेडिकल कॉलेजेस ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के पूरे पटल पे एक मतलब बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन है। और मैं इसमें लेके चलूंगा आपके दर्शकों को, मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी क्या डिटेल्स है। जैसे आपने कहा केवल घोषणाएं हैं क्या, ये आगे कुछ हुआ है क्या? तो ये 4 फेज में हुआ। ये पहले फेज में एग्जिस्टिंग 7 कॉलेजेस को जो पुरानी सरकारों में बने थे उनको ऑपरेशनलाइज किया गया। फिर दूसरे फेज में 9 मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नए बनाए गए, स्टार्ट से स्क्रैच से नए बनाए गए, जो अभी 2021 के सत्र में एडअप हो जाएंगे। नीट में उसकी सीट्स एडअप हो जाएंगी, उसके लिए एग्जाम होगा और उसमें एमबीबीएस के बच्चे आएंगे। करीब 900 से 1000 एमबीबीएस के बच्चे नए आएंगे। 700 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं 2018-19 में। 14 मेडिकल कॉलेज अगले साल 2022 के अगस्त में ऐड हो जाएंगे, उनकी एमबीबीएस सीटें। और फिर 16 मेडिकल कॉलेज जो अनसर्व्ड एरियाज बचे हैं उसमें कैसे पीपीपी मोड में चालू होंगे 2022 के बाद, उसकी पूरी रूपरेखा जो है सरकार की, वो मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा। तो जो सबसे पहला फेज था, ये 4 फेज में बांटा गया। पहले फेज में क्या हुआ, जो ऐसे 7 मेडिकल कॉलेजेस थे जो पहले से बने थे, कुछों के स्ट्रक्चर बने थे, लेकिन उनको ऑपरेशनलाइज किया गया, उनको एक्टिवेट किया गया, ऑपरेशनलाइज किया गया। इसका क्या मतलब मैं समझाऊंगा। ये कहां पर है? अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजापुर और शाहजहांपुर। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और राम मनोहर लोहिया पुराना मेडिकल कॉलेज था और हॉस्पिटल भी था। इसमें केवल स्पेशलाइजेशन और पीजी सीट्स चलती थी, इसमें यूजी सीट्स ऐड करी गई। तो ये मिला के जो 7 हुए, इससे करीब 700 एमबीबीएस की सीट्स ऐड हुई और ये बैच 2019 में शुरू भी हो चुके हैं। ये 2019 में बैच शुरू हो चुके हैं। अब मैं जब मैं कहता हूं एक्टिवेट ऑपरेशनलाइज, देखिए बिल्डिंग बनाना अगर आप मानेंगे तो आसान काम है, क्योंकि बड़ा एक सिंपल सी चीज, आपने टेंडर करा, बिल्डिंग बनेंगे। जो मुश्किल आता है वो आता है कि कौन से मेडिकल इक्विपमेंट लगेंगे, डॉक्टरों को हायर करना, प्रोफेसर्स को हायर करना, मेडिकल स्टाफ को हायर करना, और वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, बस्ती में, बहराइच में जाके काम भी करे। इतना आसान नहीं है किसी को फिरोजाबाद भेजना, किसी को बहराइच भेजना, किसी को बस्ती भेजना, क्योंकि रिमोट एरियाज हैं, शहरी सुविधाएं नहीं होती है, तो कई बार डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। फिर जो सबसे बड़ा स्टेप आता है अभिनव भाई, वो होता है एमसीआई से मेडिकल अप्रूवल लेना एमबीबीएस की सीट्स का, उसके मानक पूरे करना। एलओपी 1 मिलता है, पहले लेटर ऑफ परमिशन 1 मिलता है प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए, और फिर एलओपी 2 मिलता है 2 साल बाद पोस्ट क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। एक सेकंड मुझे दीजिए। राइट, तो ये ऑपरेशनलाइज हुए 7 मेडिकल कॉलेजेस 2018-19 में। ये बने पहले से थे, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई कहेगा अरे तो हमारे कॉलेज है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये इनका स्ट्रक्चर केवल, इसका ढांचा केवल बना पहले था, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज अब किया गया। और ऑपरेशनलाइज करना काफी मेहनत का काम होता है, तभी मैंने लिख भी दिया है क्या मतलब होता है ऑपरेशनलाइज करने का। ये तो है 7 कॉलेजेस। अब ये 7 कॉलेजेस के नामकरण भी बड़े अच्छे हुए। जैसे जो अयोध्या का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम हुआ राजा दशरथ के नाम पे,
और होना भी चाहिए। देखिए हम हर चीज कब तक नेहरू गांधी के नाम पे होती रहेगी, तो राजा दशरथ के नाम पे अयोध्या में इससे बड़ा क्या नाम होगा। तो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज कहा जाता है इसको। 2019 में बैच शुरू हो गया। बस्ती में जो हुआ वो महर्षि वशिष्ठ के नाम पे रखा गया। 2019 में बैच शुरू हुआ। मैं सबकी फोटोज इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए लगे कि भाई ये है मेडिकल कॉलेज, हवा में नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं फोटो भी मंगवाई मैंने और लगाई यहाँ पे। फिर बहराइच का महाराज सुहेलदेव, इनके नाम पे राजनीति बहुत होती है, लेकिन कुछ कोई इनके नाम पे बड़ी चीज नहीं रखता है, तो अब ये नाम रहेगा हर समय उस जगह पे। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना। तो ये जो मेडिकल कॉलेज मैंने आपको 7 बताए, उनके मैंने आपको कुछ दृश्य दिखाए। अब आते हैं अभिनव भाई फेज 2 पे। ये बिल्कुल ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल नए बने हैं। ये कहाँ बने हैं? देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और जौनपुर। जौनपुर वाला अप्रूव 2017 से पहले हो गया था, लेकिन स्टक था, अब दोबारा से स्टार्ट हुआ। अब ये जो काम है बिल्कुल ग्रीनफील्ड है। यहाँ पे आप लैंड आइडेंटिफाई करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, टेंडर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर एकेडमिक ब्लॉक पहले बनता है, उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज की पहले परमिशन मिलती है, जिसमें लैब की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर 2 साल बाद जब बच्चे 3rd ईयर में आ जाते हैं तो पोस्ट क्लिनिकल स्टडीज की परमिशन मिलती है। ये प्रोसीजर एमसीआई का। फिर हाँ, और दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होने की अनिवार्यता होती है एमसीआई की। कोई भी मेडिकल कॉलेज अपने आप में नहीं हो सकता। तो जितने भी हैं ये अधिकतर जो वहां का जिला का पहले से मेडिकल जो जिला अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके साथ टैग करे गए और उस जिला अस्पताल को भी बिल्कुल रेनोवेट कर दिया गया। तो जब ये मेडिकल कॉलेज बनते हैं तो फायदा ये होता है, वो जो जिला अस्पताल है वो भी बिल्कुल अपग्रेड हो जाता है, बिल्कुल मॉडर्न उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग, मैंने लिखा भी है, हॉस्पिटल बिल्डिंग अपग्रेड, ये सारे हॉस्पिटल के साथ होते हैं। फिर डॉक्टरों को हायर करना, प्रोफेसर को हायर करना, मेडिकल स्टाफ को हायर करना और LOP 1 MCI से इसके लिए लेना। तो ये बैच अभी 2021 में, जैसे ही कोविड के बाद जब भी नीट की परीक्षाएं जैसे भी होंगी, ये जो 1000 सीट है, 900 से 1000 सीट, करीब 100 सीट पे परमिशन मिलती है कॉलेज की। तो ये 9 कॉलेज हैं। ये मैं नंबर कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने 7 पहले बताए थे, अभी 16 आ गए। जिससे जब मैं 30 पे आऊं तो आपको पता लग जाए कि मैं 30 नंबर क्यों कह रहा था, जिससे एडअप ना करना पड़े। तो 7 मैंने पिछली स्लाइड में दिखाए थे, 8, 9, 10, 11, 12 से 16 यहां तक, और ये करीब 1000 सीट ऐड करेंगे उत्तर प्रदेश की एग्जिस्टिंग जो मेडिकल सीट्स हैं उसमें। ये होता है, ये बिल्कुल नए बने हैं स्क्रैच से, और मैंने प्रोसेस भी बताया स्क्रैच से बनने का क्या मतलब है। और हाँ, जैसे मैंने आपको शायद एक्सप्रेसवे वाले में भी बताया था, उत्तर प्रदेश अब भी जितने कंस्ट्रक्शन के टेंडर कर रहा है वो सारे टाइम बाउंड, मनी बाउंड फैशन में कर रहा है, जिससे वो बिल्कुल एक टाइम निर्धारित में पूरा हो जाए, और उसके ऊपर अगर अवधि जाती भी है तो वो कंस्ट्रक्टर का जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका हेडेक है, इसलिए उसे टाइम से पूरा करना ही करना है। सारे ही EPC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब मैं आता हूं अगले फेज पे। हाँ, ये मैं आपको दिखा दूं, देवरिया में ऐसा है, ये महर्षि देवरा बाबा पे नाम पे बना है। ठीक है, अब हम आते हैं फेज 3 पे। फेज 3 में 14 बिल्कुल रिमोट जिले हैं इसमें अधिकतर। 14 रिमोट जिलों में मेडिकल कॉलेजेस, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज कभी होंगे। कानपुर देहात, कौशाम्बी, चंदौली, बुलंदशहर, उरई, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ललितपुर, जो आखिरी जिला है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट है। मेरा खुद यूनिसेफ में जब मैं काम करता था रहना हुआ है वहां पे 1-1.5 साल। सोनभद्र बिल्कुल आखिरी जिला है अब उत्तर प्रदेश का। और अमेठी में हमारे बड़े सर तो कुछ कर नहीं पाया, वायनाड जाके उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का स्तर नहीं है मेरी बात समझने का, इसलिए शायद उन्होंने मुझे हरा दिया। लेकिन उन्होंने अमेठी के लिए कुछ करा नहीं, लेकिन चलिए अब योगी जी की सरकार है वो उसके लिए कुछ कर रही है। ये भी बिल्कुल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इनके लैंड आइडेंटिफिकेशन हो चुके हैं, परचेज हो चुकी है, टेंडर डॉक्यूमेंट जा सकता है, पार्टनर फाइनल हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी हो वो हो चुकी है, लोकल बॉडी क्लियरेंस होती है क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करना होता है, उसकी परमिशन हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनलाइज हो चुके हैं EPC मोड में, जिसमें टाइम बाउंड होता है तो टाइम पे ही पूरे होंगे, और कंस्ट्रक्शन मोबिलाइज हो गया है ग्राउंड पे। कंस्ट्रक्शन मोबिलाइज होना मतलब इक्विपमेंट आ गया है, लेबर आ चुकी है, काम शुरू हो चुका है, और 2022 में मतलब अगले ही साल जब चुनाव हो रहा होगा अप्रैल मई में, ये बैच भी शुरू हो जाएगा, और 1300 से 1400 MBBS की सीट्स ऐड हो चुकी होंगी इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में। और जब ऐसे आपने देखा है ना, जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल बताता हूं, मैं ऋषिकेश में का रहने वाला हूं, इस समय मेरी माताजी ऋषिकेश में रहती हैं, और वहां पे एम्स आया नया। जब एम्स आया तो पूरा एरिया ही, वहां पे बहुत सारी मेडिकल की दवाइयां आ गई, इक्विपमेंट वाले आ गए, टेस्टिंग की लैब्स आ गई, जो कुछ लोग बाहर कराना चाहते हैं, कुछ होटल बन गए, कुछ धर्मशाला बन गई जो मरीजों के ठहरने के लिए है।
तो मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है मेडिकल ग्राउंड, एक बड़ा कॉलेज खुलता है जब। तो जब ये रिमोट जिलों में, जब ये 14 जिलों में ये मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो एक बहुत सी पॉपुलेशन, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारी नर्सेज, इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट, एक वाइब्रेंसी आ जाती है इस पूरे एरिया में। तो वो भी एक, जो कहते हैं रेसिडुअल इफेक्ट भी होता है किसी चीज का, वो भी होगा। तो 1300 से 1400 सीट है, जो बहुत मुश्किल होता है एक एक हॉस्पिटल को बनाना, एक एक नए नए यूनिट को बनाना। तो ये भी अगले साल ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो ये नंबर ऐसे 30 होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, इस मैं स्लाइड पर फिर से जाऊंगा, कि जो 30 मेडिकल कॉलेज पिछले 5 साल में ऑपरेट हुए और 15 साल में मात्र 70 कॉलेज बने। तो ये थे मेरी कैलकुलेशन। तभी मैंने आपको नंबर वाइज नंबर दिखाया, जिले वाइज जिले दिखाया, कि कैसे हमने 7 पहले ऑपरेशनलाइज करे, 9 उसके बाद नए बनाए, और अगले 14 अभी निर्माणाधीन है, और अगले साल उनका बैच भी शुरू हो जाएगा। और शांतनु जी, मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि कुशीनगर, सोनभद्र, जौनपुर जैसे इलाकों में जो है बन रहे हैं, जो कि बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं। मतलब हमने देखा है उन सब इलाकों को कि उनकी तो हालत बहुत ही खराब है। वहां पे प्रॉपर मेडिकल कॉलेज बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो ये हो गया। अब मैं बताता हूं जो अगला फेज 4 है वो क्या है। वो भी बड़ी 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 अच्छी चीज है। फेज 4 में क्या है, ऐसे अनसर्व्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जो, मतलब जो जिनमें अभी तक भी कुछ नहीं आ पाया है, उनमें पीपीपी मोड में प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जाएगा। उनको 30% उनके इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका अनाउंसमेंट, इसकी बजटिंग 2021 और 22 के बजट में हो चुकी है। तो केवल ये कोरा अनाउंसमेंट नहीं है, इसके लिए बजटरी प्रोविजन भी करा जा चुका है। तो ये भी एक स्कीम है जो अगले 6 महीने में इसका भी सारा पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। एक और बहुत सुंदर चीज हुई है, एक अटल बिहारी, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। ये मतलब ये यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, ये रेगुलेटर होगा, क्योंकि अब इतने सारे मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे 15, कोई किसी आगरा के पुराने मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से अटैच था, कोई केजीएमयू से अटैच था, तो एक कोई समानता नहीं थी उनके एकेडमिक्स के लिए, उनके करिकुलम के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए। तो अब ये एक तरह से एक कंट्रोलर भी बन जाएगा। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे एमबीए कॉलेजेस, सारे बीबीए कॉलेजेस, सारे टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज को गवर्न करती है, जो लखनऊ में है। उसी तर्ज पे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी तैयार हो जाएगी अगले साल तक, और वो सारा एकेडमिक्स मैनेज करेगी। 30 कॉलेज हो जाएंगे आपके साथ। 30 कॉलेज मतलब 30 कॉलेज ही और 15 पुराने 45 कॉलेज, मतलब कम से कम 5-6 हजार मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे। उन सबका करिकुलम देखना, उनके एकेडमिक्स देखना, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, वो ये पूरा मैनेज करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम हुआ है जो अगले साल तक बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा कदम हुआ है जो योगी आदित्यनाथ ने किया है अभिनव भाई। जी, ये शांतनु जी, इसमें ये क्रिटिसिज्म बहुत आता है कि सरकारें बिल्डिंग बना देती हैं, अनाउंस कर देती हैं, अस्पताल भी आपने खोल दिया, थोड़ा बहुत हायर भी कर लिया, लेकिन हमेशा शॉर्टेज रहती है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स ज्यादा शॉर्टेज रहती है सपोर्टिंग स्टाफ की, नर्सेस हो गए या जो आपका रेडियोलॉजिस्ट हो गया, वो नहीं है, जाके रखे हुए हैं और उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो जो हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल में जो यूपी की हालत थी कि सरकारी विभागों में नौकरी देना ही बंद हो गया था, कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं होता था। तो उसके लिए क्या कुछ योजना है या उसके लिए कुछ काम हुआ है कि वो बैकलॉग जो वैकेंसीज पड़ी हैं वो भरें थोड़ा? जी देखिए, एक तो जब ये उत्तर प्रदेश की इतनी सारी सीटें जब आएंगी, तो देखिए अगले कुछ सालों में, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा अभिनव भाई, ये काम सारे ऐसे चुटकी वाले नहीं होते हैं। ये तभी मैंने कहा ये बहुत पुराना बैकलॉग है। अगर इतने हॉस्पिटल बन चुके होते, जब हम कोरोना में पहुंचे थे, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होता, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा वेल फंक्शनिंग हॉस्पिटल होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बस ये है कि ये सारी जो चीजें होती हैं वो एकदम से नहीं हो पाती, इनको समय लगता है। तो जैसे अब ये 5 साल के कार्यकाल में 30 मेडिकल कॉलेज बनके खड़े हो गए हैं। इसके 4 साल बाद, 5 साल बाद 3-3 हजार 4-4 हजार मेडिकल प्रोफेशनल निकलने लगेंगे, और इसमें से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के होंगे जिनका एक इंसेंटिव होगा उत्तर प्रदेश में काम करना। इनमें नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे साथ में, इनमें पैरामेडिक के लिए जो जैसे आपने बताया रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे, फिजियोथेरेपिस्ट, इनके कोर्सेज भी खुलेंगे। तो अगले 7-8 साल में उत्तर प्रदेश में अपनी एक फौज होगी बहुत बड़ी, जिसको नहीं इंसेंटिव होगा कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं। उसे तो और अच्छा है कि मैं बस्ती में नौकरी कर लूं, मैं फतेहपुर में हूं तो फतेहपुर में नौकरी कर लूं। तो ये होगा। और ये जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें सब में स्टाफिंग ऑलरेडी हो गई है, प्रिंसिपल्स अपॉइंट हो गए हैं, टीचर्स अपॉइंट हो गए हैं। बस जैसे ये कोरोना में जैसे ही एमसीआई रेगुलेट करेगा, बताएगा कब से बैच शुरू करना है, वो बैचेस भी शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ का हेल्थ पे इतना फोकस क्यों है।
या उनकी हेल्थ में कुछ समझ ऐसी ज्यादा क्या है क्या कि वो हेल्थ में इतना काम क्यों कर रहे हैं। मैंने जो खुद ऑब्जर्व करा है, उन्होंने जो दो चीजें, जब भी उनकी खुद की बात होती है तो दो चीजों में उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है, वो रहता है लॉ एंड ऑर्डर में अभिनव भाई, और हेल्थ में। और हेल्थ में क्यों है, अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं जो उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज मिशन है इसके पीछे झांकूं तो मुझे कुछ चीजें दिखती हैं। मैं आपको एक वीडियो प्ले करने की कोशिश करूंगा, देखिए इसकी आवाज आप एक भगवा साधु क्या इन नेटिग्रिटीज को समझता है और क्या उसमें कुछ कैपेबिलिटीज हैं उसको इम्प्लीमेंट। ये बात हो रही है योगी आदित्यनाथ के विषय में, और कौन बात कर रहा है, जो जवाब देने वाले हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो डॉक्टर गुलेरिया से पहले एम्स दिल्ली के डायरेक्टर थे। तो आप सुनिए वो क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। नहीं, उनकी तो समझ मैंने उनके साथ कई बार लोकसभा टीवी में शेयर की है पैनल डिस्कशन, और किस मुद्दे पे, जापानीज एनकेफेलाइटिस पे। जितने प्रश्न उन्होंने लोकसभा में जापानीज एनकेफेलाइटिस पे पूछे होंगे, और वो कोई एक दो बार के एमपी नहीं है, वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और मेरे साथ चर्चा में गंभीरता से वो चर्चा में भाग लेते थे और इस मुद्दे को डिस्कस करते थे। मैंने नहीं देखा कोई और पॉलिटिशियंस को इतनी समझ होती है, चाहे वो आप कुछ भी उसको कहें कहाँ का पढ़ा हुआ है, वो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें हार्वर्ड के पढ़े हुए लेकिन लोग नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति ग्राउंड से ग्रास रूट से उठा हो, वो उसकी समझ ही अलग होती है हर चीज की। और उन्होंने हर क्षेत्र में, आप ऐसा नहीं उनको कह सकते कि उनको अगर आप एयरलाइन के बारे में पूछ ले, आप उनको एजुकेशन के बारे में पूछ ले, आप उनको हेल्थ के बारे में पूछ लें। अभी मैं देख रहा था द वे ही वाज कंडक्टिंग विभिन्न जिलों में कमिश्नरीज में जाके जो उन्होंने कर रहे थे, वो कभी इटावा में गए, कभी बांदा में गए, कभी नोएडा आए, कभी और बरेली गए या कहीं गए। तो जिस तरह से प्रश्न वो हेल्थ केयर वर्कर्स से पूछ रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो, और इसके लिए कोई डॉक्टर होना नहीं आवश्यक नहीं है आपको, बल्कि मैं कहूंगा इसके लिए तो उस तरह का व्यक्ति चाहिए जिसका विजन बड़ा ब्रॉड हो, जो चीजों को ग्लोबली देख सके। वो समझदारी की उसमें आवश्यकता होती है, और वही पॉलिटिशियन अच्छा होता है जिसमें वो समझदारी होती है। और वो मैं समझता हूँ योगी जी में भरपूर है। मतलब मैं तो आई एक्चुअली एडमायर हिम, और द वे ही हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ ओवर लास्ट 4 years एज चीफ मिनिस्टर, और उनके प्रयत्नों से आज जापानीज एनकेफेलाइटिस का जो समस्या है गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में जो होती थी, अब वो वहां पे वैक्सीनेशन भी हो गया है और काफी हद तक वो कंट्रोल में हो गई है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था अभिनव भाई, एक्स एम्स के डायरेक्टर का, जिनका खुद का संवाद रहा है जब वो लोकसभा में सांसद थे योगी आदित्यनाथ, और वो एम्स के डायरेक्टर थे, कि मतलब उनका कहना है कि वो खुद में एक हेल्थ प्रोफेशनल है। और ये क्यों आता है, मैं कुछ और आपको चीजें दिखाता हूँ। ये है गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर, एक बहुत बड़ा चिकित्सालय जो मठ चलाता है। 20 साल से योगी आदित्यनाथ इस चिकित्सालय के एक तरह से सीईओ हैं, अनसेड सीईओ हैं, जिसको देखते हैं बहुत बड़ा, बिल्कुल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो गोरखपुर में है, जो मठ चलाता है। उसको खुद आप 20 साल से अगर एक हॉस्पिटल की देखरेख कर रहे हैं तो आपकी मेडिकल की जो नॉलेज होगी वो होगी अच्छी। एक बहुत बड़ा नर्सिंग कॉलेज चलता है, गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो वो भी गोरखपुर में चलता है। फिर जैसे मैं अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो चैनल्स में बहुत सारे लोगों को बोलना भी नहीं आता शब्द कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस थोड़ा टंग ट्विस्टर है, और उस पे यूनिसेफ ने जो उन्होंने 10 तक कैंपेन चलाया, जिसमें कैसे साफ सफाई रखी जाए, कैसे शौचालय का शौच का इस्तेमाल करा जाए, और कैसे जो जेईस का जो टीका है उसको उन्होंने रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट बनाया। और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया, एम्स के एक्स डायरेक्टर ने, कि किस तरह से उन्होंने बहुत बार इस प्रश्न को लोकसभा में पूछा, जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का मुद्दा। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उनके हाथ में खुद कमान आई, उन्होंने जापानीज एन्सेफेलाइटिस पर जोर से आघात किया, और अब जापानीज एन्सेफेलाइटिस उस एरिया से ऑलमोस्ट गायब है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ईस्ट यूपी के एरिया में, गोरखपुर में खासकर। इसके लिए यूनिसेफ ने उनको खास तारीफ करी। एक चीज और दिखाऊंगा मैं, जो हम बार बार बात करते हैं कि जो डोर टू डोर कैंपेन चला कोविड के अगेंस्ट में, उसमें WHO ने तारीफ करी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जिसको हेल्थ समझ में आती है, जो खुद हॉस्पिटल चला चुका है, जो खुद नर्सिंग कॉलेज चला चुका है, जिसके बारे में एक एम्स के एज डायरेक्टर कहते हैं कि भाई जब मैं उनसे बात करी तो उनको मुझसे ज्यादा पता था जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। यूनिसेफ और WHO जैसी जो हेल्थ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पब्लिक हेल्थ की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी तारीफ कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश लकी है कि इस समय उनको
कोविड के समय खासकर ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला। ये कहना चाहूंगा। मैं अपनी स्लाइड शेयर बंद करता हूं, हम बाकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये बात काफी बड़ी, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी देखें तो उनका जो पूरा एम्फेसिस रहा है आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का जो पूरा, ये सब कन्वर्ज होता है। लोग इसको इग्नोर करते हैं कि स्वच्छता या टॉयलेट्स बनाने का स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि आपकी बर्डन ऑफ डिजीज कम होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती थी कि आयुष्मान भारत तो हो गया, लोगों को इलाज कराने की 5 लाख तक का मेरे ख्याल से पर परिवार है वो लिमिट है, लेकिन इलाज कराएंगे कहाँ? तो उसके लिए जो योगी जी जो मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका मुझे लगता है स्पिन ऑफ बहुत बड़ा होगा। तो ये आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, मैं वो स्वच्छता वाली बात में कहूंगा, क्योंकि मैं खुद हेल्थ प्रोफेशनल रहा हूं। मैंने यूनिसेफ में करीब 1.5 साल बुंदेलखंड के रीजन में काम किया है, और हम जो भी बीमारी पे बात करते थे, आपको पता है जो पोलियो के लास्ट स्ट्रेन बचे वो स्टूल से और ओपन डेफिकेशन से ही फैलते थे। तो जो डायरिया है, अभी भी गांव में डायरिया एक बड़ी बीमारी है, वो गंदे पानी से आती है। गंदे पानी, अगर पोर्टेबल पानी नहीं है उससे आती है। तो साफ सफाई, बल्कि हम तो यूनिसेफ में ये दिखाते थे हाथ साफ करने के तरीके क्या है, उस पर गाने बना रखे थे हमने बच्चों के लिए जो हम सिखाते थे। तो और ये सब जब मैं योगी आदित्यनाथ के सामने देखता हूं तो वो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो जब अपने आप को कंडक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि WHO का प्रोफेशनल कंडक्ट कर रहा है, कोई यूनिसेफ का प्रोफेशनल कंडक्ट कर रहा है। तो उन्होंने उन सबको देखा है, और क्योंकि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और साफ सफाई बड़ी जुड़ी हुई है। और जो जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी की जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की स्कीम है, योगी आदित्यनाथ ने मेक श्योर करा कि जो JES वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हो जाए प्रायोरिटी से, क्योंकि टॉयलेट और ओपन डेफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है JES में और बहुत सारी बीमारियों में। और ठीक आपने कहा, जैसे जो PPP मोड में जो हॉस्पिटल बनेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल और अपग्रेड होंगे, जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे, इससे आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों में भी एक तरह से कपलिंग आएगी। और इसे ही हम एक तरह से डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। लोग कहते हैं तो जुमला है, ये जुमला नहीं है। देखिए, जब आप सिंक में काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप देखिए ममता बनर्जी तो डेटा ही नहीं भेजती हैं, आयुष्मान भारत के लिए डेटा नहीं भेजती हैं। किसान की PM किसान की स्कीम, उसके लिए डेटा नहीं भेजती। जैसे चुनाव हो जाता है उसके 1 हफ्ते बाद भेज देती हैं, जिससे उनको अपने लोगों को फायदा, उसमें नहीं कोई उनको सरोकार है। नरेंद्र मोदी को तारीफ ना मिल जाए, बातों को तारीफ ना मिल पाए। तो अगर ऐसी संकीर्ण मानसिकता से हम काम करेंगे तो हम अपनी जनता का भला नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। जी शांतनु जी, लेकिन ये देख के काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं एम्स गया था किसी काम से, मैंने वहां देखा था कि थोड़ा वहां पे रुका था तो बात लोगों से हो रही थी, जो मरीज आते हैं बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में, छोटे छोटे गांव से, जिलों से। वो कहीं किराए पे कोई बहुत ही बेसिक सा कमरा लेके रह रहे थे, मैक्सिमम बहुत लोग तो सड़कों पे सो जाते हैं एम्स के सामने। लेकिन ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने जो तस्वीरें दिखाई कि अस्पताल बन रहे हैं, बनके तैयार हो रहे हैं, कुछ सालों में वो फुल्ली फंक्शनल जब हो जाएंगे, बैचेस निकलने लगेंगे ग्रेजुएटों के, तो काफी अच्छा उसमें असर दिखेगा। लेकिन शांतनु जी, आप आए, आपने इस बात को डिस्क्राइब किया, इस काम को लोगों के सामने लाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया में तो सिर्फ क्लिक बेट न्यूज चलती है, रियल वर्क क्या हो रहा है उस पर कुछ बात नहीं होती है। बाकी क्रिटिसाइज भी करना है तो रियल वर्क पे बोलिए कि अस्पताल में ये जो बना है इसमें ये कमियां हैं, वो तो अलग ही किस्म की हेडलाइंस चलती हैं न्यूज़पेपर में। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी स्पेस। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। Please subscribe to the channel, press the bell icon, and also you can join as a member to support the channel. Thank you and see you soon.